नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आज का जो क्लास है दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास का टेंथ बोर्ड दे रहा है और सीबीएसई बोर्ड से दे रहा है। ठीक है, वैसे तो और भी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 10th बोर्ड देने वाले बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये पूरा जो बुक है दोस्तों एनसीईआरटी का बुक है और इस पूरे बुक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ साइंस से, और इस साइंस में चैप्टर वाइज मैं पूरा 10th क्लास का ख़त्म करूँगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ और आप सभी वीडियो देखते रहिए एक के बाद एक। इसमें मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त जेपीएससी का, जेएसएससी का या फिर अदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जैसे एसएससी, सीजीएल, ठीक है, तथा अदर अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालती है, उन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप सभी को पता है दोस्तों, चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो या फिर अदर कोई भी बुक हो, है ना, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और 10th क्लास का ही लेवल रहता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो चलिए, आज का पहला चैप्टर जो है दोस्तों एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। ये पूरा न्यू बुक है, न्यू प्रिंट है एनसीईआरटी का, तो इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए, आज का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें हम लोग आज जो देखेंगे वो देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए बुक में। यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस दी गई है जिसमें कहा गया है कि ये सारे एक्टिविटीज़ आपको करने हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर समय में आप मिल्क को अगर छोड़ देंगे बाहर में तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो आयरन का तावा है, जो रोटी बनाते हैं, उसको अगर आप ह्यूमिड कंडीशन में छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, आर्द्रता ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें चारों तरफ जो है कोरोजन लग गया है, जंग लग गया है, यही ना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना। फिर क्या देखेंगे, ग्रेप्स जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है, फर्मेंट हो रहा है। फूड इज कुक्ड, है ना, फूड जो है वो बन रहा है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, है ना, फूड जो है हमारे बॉडी में पचता है जब हम लोग खाते हैं। वी रिस्पायर, है ना, हम लोग क्या सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हैं जो आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या हम लोग समझ पाते हैं ये क्या है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये सारे सिचुएशंस जो है क्या है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज। क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है किसी दूसरे चीज़ में। जो आइडेंटिटी उसका इनिशियल आइडेंटिटी है उससे चेंज हो गया है। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place, है ना। तो ये केमिकल चेंजेस कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, तो ये अभी मैं धीरे धीरे जाऊंगा तो वहाँ आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक ने एक एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए बोला है। उस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि आप क्या करो, एक मैग्नीशियम का रिबन ले लो, मैग्नीशियम का रिबन ले लो अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको साफ करने के लिए भी बोला जा रहा है। होल्ड इट विथ a pair of tongues, burn it using a spirit lamp burner and collect the ash so formed in a
वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर दिस। तो यहाँ क्या किया, ये बर्नर है, आग जल रहा है, यहाँ पर टोंग से क्या किए हम लोग मैग्नीशियम रिवर को पकड़ लिए और उसको जला रहे हैं। जलाने के बाद क्या हुआ, जो ऐश बचता है उसको यहाँ पर स्टोर कर लिए। तो इसमें क्या क्या देखने को मिला, यही ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, जो ऐश मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम लोग व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखते हैं, तो you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। एक तो हम लोग देखेंगे जो मैग्नीशियम रिबन था वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और एक वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शंस बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो यहाँ पर देखा इस रिएक्शन में कि ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिवर, वो वाइट कलर में, वाइट फ्लेम में जल रहा है, और जलने के बाद एक क्या हो गया, वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये वाइट पाउडर जो है वो किस नाम से जाना गया, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको जो शॉर्टर फॉर्मेट में है, इक्वेशन के फॉर्म में जो हम लोग लिखेंगे, तो वहाँ पर Mg+O2 है ना, ये कन्वर्ट हो गया MgO में, ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको सबसे पहले तो ये जानकारी लेना पड़ेगा कि केमिकल चेंजेस किसको बोलेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला चीज, स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। स्टेट का क्या मतलब हुआ, स्टेट हम लोग जो मैटर है उसका 3 स्टेट बेसिकली पढ़ते हैं। एक तो सॉलिड, ठीक है, दूसरा लिक्विड, और थर्ड वन इज गैस। तो अगर कोई मैटर जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर कुछ भी होता है लिक्विड से सॉलिड में जाता है, ये किसी भी तरीके का प्रक्रिया होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। सेकेंड इस पॉइंट क्या है इसमें कि चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंजेस आता है, जैसे मैग्नीशियम पहले किसी और कलर का था, बाद में वो वाइट कलर का हो गया, तो कलर चेंजेस आ रहा है। दूसरा कहता है कि अगर कोई गैस इवॉल्व होता है, कोई गैस बनता है ना, तो वो केमिकल चेंजेस कहलाता है। जैसे हमारे खाना अगर सही तरीके से नहीं पचता, मतलब सही तरीके से डाइजेशन सिस्टम नहीं काम करता है केमिकल रिएक्शंस के जरिए, तो वहाँ पर क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है, हम लोग पीछे से छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो गैस एवोल्यूशन होता है केमिकल रिएक्शंस में। चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं, कभी ठंडा हो जाएगा, कभी ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये सब पहचान किस चीज़ का है, ये सब पहचान है कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो आपसे पूछेगा ना कि केमिकल चेंजेस हुए हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, उसकी क्या पहचान है, उसके लिए ये चारों पॉइंट हमको ध्यान में रखना होता है। इनमें से कोई भी एक होगा तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रही है, राइट। अब यहाँ पर और एक बात ध्यान दीजिए, H2 गैस बना रहा है। H2 गैस किससे बना रहा है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया था। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें हमने क्या किया, जिंक का ग्रेनुअल्स को डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क में रखे हुए हैं, यहाँ से धीरे धीरे जो है गैस जो बनेगा वो ऊपर की ओर आएगा, और हमने इसको स्टोर करने के लिए सिस्टम लगा रखे हैं, उसमें स्टोर होगा। तो जब यहाँ पर स्टोर होगा तो ये जो गैस होगा, कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस होता है। तो आपसे कभी अगर पूछ लिया जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला बाद में देखेंगे कि H2SO4 होता है, उसको अगर जिंक के साथ हमने रिएक्ट कराया, जिंक के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या दिया भाई, यहाँ पर दे दिया H2 गैस जो है बाहर निकल जाएगा, और फिर Zn SO4 बनेगा, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ये
आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक व्हेन अ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विथ जिंक इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हो गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है या फिर केमिकल चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको अगर मैं हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे ना तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो उसको शॉर्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया हमारी केमिस्ट्री में। ओके, तो केमिकल इक्वेशंस हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ये हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, जो जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी हम लोगों ने किया था उसमें देखा था कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, इसको हमको शॉर्टर फॉर्म में लिखना होगा। द सिंपलेस्ट वे टू this to write it in the form of a word equation, तो वर्ड इक्वेशन में उसको हम लोग लिख देंगे तो वहाँ से वो शॉर्टर में आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, जो मैग्नीशियम है उसको हमने मैग्नीशियम रिबन के लिए मैग्नीशियम लिख दिया, फिर उसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ रिएक्ट कराते हैं उसके लिए प्लस का सिंबल देते हैं। क्लियर। राइट साइड जाएंगे, राइट साइड में क्या लिखेंगे, जो चीज़ बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड राइट साइड में लिख दिए। अब रिएक्शंस जिस साइड हो रहा है उस साइड हम लोग एरो हेड देते हैं। क्लियर है, इस साइड से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, इसलिए एरो हेड इधर देते हैं। कभी कभी राइट टू लेफ्ट भी देते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। जब इक्वेशन इधर से भी होगा तो हम लोग राइट साइड से भी एरो हेड देते हैं। राइट, तो यहाँ समझ में आ गया कि हम लोग इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे। तो जो सबस्टांस जो है रिएक्ट करता है ना, जो सबस्टांस रिएक्ट करता है या फिर जो केमिकल चेंजेस के लिए जाता है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गया तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं। और जो नया प्रोडक्ट बना, नया सबस्टांस बना इस रिएक्शंस के बाद, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया बात, पूरा पूरा क्लियर हो गया। और ये भी बता दिया कि अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी तरफ से अगर दो प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में हम लोग क्या सिंबल देते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे और शॉर्टर फॉर्मेट में, या तो वर्ड में हम लोग लिखे थे। तो देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें किसी भी एलिमेंट के लिए ना एक सिंबल दे रखा है, जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर Mg और ऑक्सीजन का O2। राइट, तो Mg प्लस O2 किया, एरो हेड लगाया, और जो प्रोडक्ट बना MgO उसको इधर मिला के लिख दिया MgO। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक सिंबॉलिक फॉर्म है। अब यहाँ पर जब हम लोग इक्वेशन को लिख रहे हैं तो ये ध्यान देना आवश्यक होता है कि केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल इक्वेशंस जो हम लिख रहे हैं वहाँ पर दोनों साइड जो है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, या फिर जो उसका मास है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास दोनों का सेम होना चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए, पहला चीज़ मैंने बताया मास, और दूसरा चीज़ मैंने बताया एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े होंगे कि मास कंजर्वेशन पढ़े होंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, दोनों ही नहीं हो सकता है, मास ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि हमेशा वो क्या होगा, बैलेंस होगा, हमेशा ही वो कंजर्व रहेगा। तो इसीलिए जब भी ये दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है तो दोनों का जो टोटल मास होगा उतना ही इसका भी मास होना चाहिए।
MgO का। क्लियर है? तो पहला चीज़ कि मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस रहता है, इसको फॉलो करता है। तो हम लोगों को बैलेंस इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया लगाएंगे और खुद ही हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा उसको बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रिएक्शन है, जैसे यहाँ जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हम लोगों को पता है जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। और उसको जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से लिखे, Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 एंड रिएक्ट प्रोडक्ट में ZnSO4 प्लस H2 जो इवॉल्व हो रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत के दिनों में अगर आप सीख रहे हैं, क्लास 10 के बच्चे हैं, तो इस तरीके से लिख लीजिए। एलिमेंट यहाँ लिख लीजिए, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिख लीजिए, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिख लीजिए, और ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप सिम्बलाइज फॉर्म में लिख के उसका नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको दिखेगा कि वो बराबर है, इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपको जिस साइड ज़्यादा दिख रहा है उस साइड वाले को बैलेंस करना होगा, छोटे वाले से। ठीक है, एक इक्वेशन को इसने यहाँ पर बैलेंस करके बताया है। देखिए, इसने आयरन को क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। इस इक्वेशन को हम लोग इस केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए स्टेप 1 में क्या था कि सभी एलिमेंट को आप लिख लीजिए इस फॉर्म में, राइट। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे इसका चार्ट बनाइए। चार्ट बना लिए, Fe है, H है और O है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर Fe जो है 3 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में एक ही एलिमेंट है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो रिएक्टेंट में है एक ही एटम है और आपका प्रोडक्ट में 4 एटम है। तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको सबसे पहले बैलेंस करने का। ऑक्सीजन जो एटम ज़्यादा रहता है उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें एक ही ऑक्सीजन का एटम है और प्रोडक्ट में 4 है। तो हमको 1 को तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन का एटम जो है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो गया। क्लियर है, वो इस तरीके से लिख दिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद जो भी एटम्स बच जाते हैं उसको एक एक करके बैलेंस करना चालू करेंगे। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन होने के बाद हाइड्रोजन को इसने किया है, हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को इस तरीके से करने की कोशिश किया है। तो जैसे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है वो कितना है, हाइड्रोजन टोटल उधर देखेंगे तो सॉरी प्रोडक्ट में मिनिमम है ना, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का मात्रा 2 ही है, एटम इसके 2 ही हैं। तो रिएक्टेंट में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट में हम लोग देख रहे हैं इधर H2O है ना, H2O है, उसमें जो रिएक्टेंट है उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 8 एलिमेंट्स आएगा। और इधर जो है राइट साइड में 2 एलिमेंट थे हाइड्रोजन के, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8 के इक्वल कर दिए, ये ना। मतलब रिएक्टेंट में मेरे पास ऑक्सीजन को जब बैलेंस किए तो हाइड्रोजन टोटल 8 हो गया रिएक्टेंट में टोटल 8 एटम्स हो गए और प्रोडक्ट में जो है 2 ही एटम्स रहे। इसी 2 एटम्स को बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और लास्ट में यहाँ पर जो बचेगा आयरन, उस आयरन को बाद में लोग लिख लेंगे। तो आयरन के लिए सोचिए यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है उसमें कितना है, 1 है, और जो प्रोडक्ट है उसमें कितना है, 3 है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 × 3 करना पड़ेगा। तो फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, ठीक है, ये वाला 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। तो स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए तो आपको तुरंत इसका बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी इक्वेशन में जो है आप आके जाके देखेंगे कि इसका जो
मैटर ऑफ स्टेट है ना, उसको भी लिखा हुआ रहता है कि जैसे आयरन सॉलिड में रिएक्ट कर रहा है H2O का गैसियस फॉर्म में, तो ये बना रहा है मुझे क्या, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, वो भी सॉलिड फॉर्म में, और H2 जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो भी लिख दिया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर इसमें और एक चीज़ आप देखेंगे कि अगर रिएक्शन करने का कोई कंडीशंस हो, रिएक्शंस करने का कोई कंडीशंस हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर H2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और CH3OH बना रहा है, तो उसका जो कंडीशन है कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। फिर कहता है कि अगर CO2 जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें अगर सनलाइट के साथ क्लोरोफिल रहा, यानी कि पेड़ पौधे पत्तियाँ, तो एक रिएक्शन के जरिए क्या बनाएगा, वो ग्लूकोज बना रहा है, यानी कि इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन भी याद रखिएगा क्योंकि ये रिएक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, उसमें क्वेश्चन रहता है कि जो हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ना यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, तो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा जल के टूटने पर, यानी कि वाटर जब टूटता है ना, तब हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है, ये वहाँ पर आंसर भी होता है। तो इस तरीके से आज का जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, मतलब क्या चेंजेस आना चाहिए, ये हमने 4 कंडीशंस देखे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में। फिर हमने देखा उसको बैलेंस करने का तरीका, और लास्टली हमने देखा कि उसमें अगर और भी कोई कंडीशंस है तो उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये फोटोसिंथेसिस वाला एक क्वेश्चन जो मेरे तरफ से याद रखिएगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर घर पे बनाएं, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए आंसर, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर करके भेज दूंगा। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, ये वाला बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है। इसमें जो भी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। ये बात है, ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर से ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।